नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द लूसेंट क्लासेस चैनल में। मैं हूं नितिन कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट की है और स्टैटिक जीके का भी मैंने टॉपिक कंप्लीट किया। रीजनिंग क्लासेस मैंने ऑलमोस्ट सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सिलेबस के अनुसार मैंने कंप्लीट किए, ठीक है। कुछ बाकी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि सर स्टैटिक जीके का ये बाकी है, आप कंप्लीट कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ बाकी होगा तो बताना, मैं कंप्लीट कर दूंगा उसको भी। तो आज से हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। हालांकि ये जो मेरा लेक्चर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, उनके लिए भी है। हालांकि मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल बनाया था, लेकिन मैंने बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने हिंदी के भी नोट्स प्रोवाइड किए थे। अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ फाइल में जाके देखना, हिंदी के भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेक्चर भले ही मैं तो हिंदी में ही देता हूँ, इंग्लिश में तो देता नहीं हूँ, ठीक है। तो लेक्चर तो देख ही सकते हो हिंदी मीडियम वाले ख़ास तौर से। तो बात करें तो मैं इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स के बाद इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स अभी उसमें लेट है क्योंकि अभी इसको कंप्लीट करने के बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। सभी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बहुत प्रॉपर तरीके से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बात करें तो यार स्टैटिक जीके भी मैं बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से कि भाई चलो एसएससी का ही एक है उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ या फिर बीपीएससी का, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार, चाहे वो बीपीएससी यूपीएससी कोई भी सिविल सर्वेंट का भी एग्ज़ाम हो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे तक का या बैंक का, सब पे वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है किसी का एग्ज़ाम का तैयारी कराता हूँ। आप वीडियो एक बार देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट में जाके। हाँ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक बाकी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस पे है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो ये जो इंडियन पॉलिटिक्स है मैं पढ़ा रहा हूँ जो पॉलिटी, ये हमारा एम लक्ष्मीकांत के रिव्यू करूँगा, ठीक है। बुक के आधार पर रहेगा हमारा जो लेक्चर रहेगा, एम लक्ष्मीकांत के बुक पे रहेगा। हमारा जो भी नोट्स रहेगा वो भी सब एम लक्ष्मीकांत के बुक का ही रहेगा, कोई इधर का उधर का नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से कंपनी जो थी वो एक्ट ले आई, ठीक है। हमारा संविधान बनने से पहले कौन कौन से एक्ट आए वो सब हम लोग भी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इसका वीडियो का तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और मान के चलिए कोई लड़के जो हैं या फिर लड़कियां अगर नहीं चलाती हैं टेलीग्राम चैनल तो कोई बात नहीं यार, आप एक काम कर क्यों नहीं कर सकते हो, आप एक व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, वहाँ भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ भी मैंने सब कुछ देता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं केवल पीडीएफ ही देता हूँ, मैं और भी करेंट अफेयर और हिंदी वोकैबुलरी इंग्लिश वोकैबुलरी सब देता रहता हूँ। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक कर लो, आपको पसंद आए तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी भी 80% लोग केवल वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ज़रा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। सब्सक्राइब करने में थोड़ी कुछ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक सब्सक्राइब से किसी का भला हो तो प्लीज़ ये कर देना, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उस वक्त जब आज़ाद हुआ था तो उससे पहले हमें जो था फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें एक संविधान का आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। यहाँ इसको अमल में लाने के लिए दोस्तों 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था क्या, तो एक्चुअली है भी क्या, तो एक गठन है दोस्तों। बात करें तो उसमें एक सभा होता है, वो लोग क्या करते हैं मिलके कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं और बनाए हैं हमारे कंट्री का, ठीक है। तो इसी तरह समझना, क्योंकि इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि ये वीडियो में बना लूँगा उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में बात करूँगा। तो जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के यानी भीमराव अंबेडकर जी, तो वो भी चेयरमैन थे, भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो 26 जनवरी 1950 में उन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया गया, भारत में आया, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले 1934 में, याद रखना, 1934 में
जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ये आइडिया था किसके द्वारा दिया गया, तो एक कम्युनिस्ट लीडर थे दोस्तों, एम एन रोज जिसका नाम था, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो 1938 में, याद रखना 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिक्लेयर किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की ज़रूरत है, जो कि वो बनेगा हमारे इलेक्टोरल बेसिस पे, ठीक है। और उसमें कोई भी दूसरा पार्टी इंडिया भारत के अलावा इंटरफेरेंस नहीं करेगा, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अब 1940 में बात करें दोस्तों, ठीक है, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों इसको कहा गया अगस्त ऑफर, ठीक है, याद रखना अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, इसको कहा गया, याद रखना अगस्त ऑफर, ठीक है, याद रखना 1940 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। तो अब देखो 1942 में, याद रखना एक और बात कि 1942 में, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1942 में सर स्टॉफ क्रिपस जो थे, ठीक है, कौन, तो स्टॉफ क्रिपस, वो एक मेंबर थे, कैबिनेट के मंत्री थे, ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे। वो इंडिया आए और ब्रिटिश का प्रपोजल लेते हुए, ड्राफ्ट प्रपोजल लेते हुए, ताकि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्हें रोक दिया गया, किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो इन्हें रोक दिए कि नहीं, ये अभी नहीं बनना चाहिए, अभी हमें चाहिए भारत के दो टुकड़े होना चाहिए, जो कि एक इंडिया और एक पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया, प्रस्ताव लाया गया, सर स्टॉफर्ड क्रिपस के पास ले जाया गया। और उस वक्त दोस्तों बात करें तो वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार आपका 1939 से 45 तक वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इस वजह से दोस्तों पहले नहीं बना, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब 1947 के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों बना, और 1950 में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अब कुछ बातें बात करें दोस्तों कि इसका अधिकांश जो हिस्सा है, बात करें कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रिटेन से लिया गया है, कुछ जर्मनी से, कुछ फ्रांस से, ठीक है, कुछ अमेरिका से। तो ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा वीक है और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा रूड है, ठीक है, हार्ड है। हमारा का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मीडियम में है, ठीक है, याद रखना इस बात का भी। अब देखो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग जब अब शुरू करेंगे इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले हमारा। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कि भारत में ब्रिटिशर जो थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे व्यापार करने, ठीक है। अब 1600 में मैं यहाँ लिखता हूँ 1600 में ट्रेडिंग करने, ठीक है, ट्रेडिंग करने हमारे कंट्री में आए थे, भारत में। उस वक्त महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी वो इंग्लैंड की महारानी थी। तो उनके जो चार्टर द्वारा, ठीक है, उनके चार्टर द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे उनको परमिशन मिली थी, इन्हीं के द्वारा की जाइए, आप भारत में आ जाके ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो कंपनी अभी तक तो सिर्फ व्यापार कार्यों में ही सीमित थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका जब पैर जमने लगा तो उनके पर निकल आए और वह वो उड़ने लगे थे, ठीक है। तो इसी तरह करके बात करें तो धीरे धीरे सत्ता जमाने लगे। तो अब बात करें कि 22 अक्टूबर 1764 में तो उनको एक बैटल होता है। उससे पहले भी बात करें दोस्तों, बैटल होने से पहले एक बात तो समझनी हो कि उससे पहले मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो सबसे पहले आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि जो उस वक्त एक मुग़ल शासन का कौन सा राजा था। तो आपको तो पता ही होगा कि 1600, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1605 के बाद तो अकबर जो था मर गया। उसके बाद जो था 1608 में 1608 में जहांगीर ने सत्ता पे बैठे। अब इन्हीं के टाइम क्या था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे अपना कंपनी खोली, मतलब सूरत में सबसे पहले अपना कंपनी खोली, फिर 1687 में बॉम्बे में, फिर 1641 में मद्रास, फिर 1700 में आपका बंगाल में खुली, ठीक है। तो इसी तरह खोलते गई
ठीक है, भर भर के सरकार को टैक्स देते गई, सरकार भी एकदम मन एकदम फूल गया, सरकार का गदगद हो गया। ठीक है, चलो भैया टैक्स मिल रहा है, अब क्या चाहिए। अब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश को लगा कि अब हम क्या करेंगे कि अब लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम। अब उससे बेसिस पे दोस्तों क्या किए कि अब धीरे धीरे वो ज़मींदार के रूप में वो ज़मीन खरीदने लगे सरकार से। तो सबसे पहले बंगाल में उन्होंने, वहाँ पे नवाब थे जो मीर कासिम जो थे, उनसे भाई ज़मीन खरीदे। ठीक है, वहाँ ज़मींदारी सिस्टम लगाए और वहाँ से टैक्स उनको मिलता था 3,000 रुपये में। दोस्तों बात करें तो ब्रिटिशर जो थे वहाँ खरीदे थे पैसा देके। फिर उस वक्त क्या हुआ कि अब ये लोग को लगा कि भाई अब क्यों ना अब यहाँ पे किला बनाया जाए। अब जब यहाँ किला बनाने लगे तो जो मीर कासिम थे वो बोले कि अरे भाई तुम तो यहाँ व्यापार कर रहे थे, तुम ये सब क्या करने लगे, तुम यहाँ रहने के लिए किला वगैरह बना रहे हो। तो बस ब्रिटिशर भिड़ गए उनसे कि चलिए आइए युद्ध के मैदान में युद्ध किया जाए। तो फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला जो वहाँ पे नवाब थे उसमें होता है। और एक बात और दोस्तों याद रखिएगा, मैंने बंगाल में बोला कि मीर कासिम थे, वो भी नवाब थे, और ये सिराजुद्दौला जो थे वो फ्रांस के साथ मिलके ये लड़े थे इनके साथ जो ब्रिटिशर थे इसमें। अब एक बात और याद, जो कमांडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी लॉर्ड क्लाइव थे, वो दोस्तों लीड कर रहे थे बैटल को। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। हालांकि ये सब दोस्तों मैं बता चुका हूँ वीडियो में, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में देखोगे तो ये सब मैंने सब बात रख किया हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वापस फिर से आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे एक संधि होती है जब ब्रिटिशर जो थे युद्ध जीत जाते हैं और ये जो बैटल ऑफ प्लासी में ये हार जाते हैं सिराजुद्दौला जो ये भी नवाब थे बंगाल के, तो एक ट्रीटी साइन होती है अलीनगर का, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको बार बार बताना। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखिएगा 22 यानी 22 अक्टूबर OCT, याद रखना भाई। देखो यार लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ रहे। ठीक है, 1764 को एक बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब इस बैटल को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे मेजर हेक्टर मुनरो, इसको लीड कर रहे थे, और ये मीर कासिम में जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुआ। यहाँ पे दोस्तों मीर कासिम हार जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटिशर जीत जाते हैं। फिर यहाँ से इनको उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है, इनकी प्रेसिडेंसी मिल जाती है, और यहाँ पे लोग किला बनाते हैं फोर्ट विलियम से। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्या हुआ कि ये लोग जब राज करने लगे तो जो एलिजाबेथ थी यानी ब्रिटिश जो थी वहाँ पे जो इंग्लैंड में बैठी थी, अब भाई इनको तो चाहिए लगाम लगाना क्योंकि इनके पर निकल आए। तो आपने मिर्ज़ापुर तो मूवी देखा ही होगा, तो जैसे कि मुन्ना भैया लास्ट में क्या करते हैं, गोली वगैरह मार देते सबको, वो जो चाचा होते हैं, बूढ़े चाचा जो डांस करते हैं और उसी बीच घायल हो जाते हैं मुन्ना भैया, उनको भी गोलीबारी लग जाती है। तो सीजन 2 में कैसा हालत हो जाता है, तो वैसे ही इनका भी हालत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भूखमरी आ गई थी। तो यहाँ पे इनको लगाम लगाने के लिए कंपनी एक्ट लाया गया। ठीक है, याद रखना, कंपनी एक्ट लाया गया। आपका कंपनी एक्ट जो था इनको लगाम लगाने के लिए लाया गया ताकि इनका लगाम लगा रहे, क्योंकि इनके पर निकल आए थे और बहुत ये उड़ रहे थे। तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कंपनी एक्ट लाया गया जो आपका चला कब से, तो 1703 से, मतलब 1773 से। ये लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको, याद रखना। फिर 58 तक चला। ठीक है, फिर इसके बाद कंपनी एक्ट के बाद क्राउन रूल आया जो कि इंडिपेंडेंट तक चला है, मतलब 58 से बात करें तो 1758 एक मिनट, यहाँ पे कंपनी पहला था कंपनी एक्ट आपका लगा 1773 से 1858 तक, फिर 1858 से 1947 तक ये क्राउन रूल आया। ठीक है, तो ये था पूरा आपका इतिहास। ठीक है, मैं बता दिया। अब वो कौन कौन से एक्ट थे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सब वही बात है जो मैंने अभी बताया। तो
ये सब था। रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर सके, ठीक है, कंट्रोल किया जा सके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या बताया रेगुलेटिंग एक्ट में, कि जो बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल यानी फोर्ट विलियम, उसको पहले गवर्नर ऑफ बंगाल जनरल बनाया गया, तो गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, ठीक है। चलिए, ये तो काम सबसे पहले किया गया। तो वारेन होस्टिंग, देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, पूछा जा सकता है कि वारेन होस्टिंग जो था, वारेन होस्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो ये पूछा जा सकता है कौन थे, या फिर पूछा जा सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे तो मैंने लिस्ट ले आया हूँ, लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, ऑल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आप जरूर एक बार जाके जीके के प्लेलिस्ट में देखना, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट वारेन होस्टिंग जो थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे गवर्नर जनरल के, 4 मेंबर जिसमें थे, ठीक है। और इसमें कोई भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद स्थापित की गई थी उसमें 4 सदस्य थे और कोई अलग विधान परिषद नहीं था, ठीक है, याद रखना। अब जो इसमें जो मुंबई थी और मद्रास के जो राज्यपालों को जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इनके किया गया, ठीक है, क्योंकि ये कहें कि भाई देखो ये आप लोग को कंट्रोल करेंगे और आप लोग चलना। और यहाँ पे दोस्तों बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, वहाँ पे 1774 को। तो ये पॉइंट थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से इंपॉर्टेंट थे, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा, बताओ किस एक्ट के अधिनियम आपको कंपनी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसको हटा दो। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये जो नाम पड़ा इसका पिट्स इंडिया, ये बात करें तो हम सर विलियम पिट्स जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान, उन्हीं के नाम पे ये एक्ट पड़ा था। अब जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थी, तो उसको अभी पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, ये छोटे छोटे जो एक्ट हैं ये धीरे धीरे करके लाया जा रहा था, ताकि कंपनी जो है पूरी तरह से कंपनी रूल हटा दिया जा सके और बाद में क्राउन रूल आ सके, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है एक्ट जब आया, तो ये एक्ट फर्स्ट टाइम सेपरेट किया आपका पॉलिटिकल एक्शन ऑफ द कंपनी से आपका कमर्शियल एक्शन। अब पॉलिटिकल एक्शन और कमर्शियल एक्शन क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि, एक मिनट मैं इसे ज़रा ये करता हूँ, हाँ ठीक है। तो जो पॉलिटिकल एक्शन था, जैसे कि बात करें लेजिस्लेटिव पावर, जो कानून बनाने की जो थी शक्ति, उस वो कोई अलग एक कानून बनाए, और जो कॉमर्शियल एक्शन है, मान करिए जो ट्रेडिंग कर रहा है जो कंपनी के साथ, या कंपनी उसको ट्रेडिंग करवा रही है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको कंट्रोल किया जा सके, उसका एक अलग ही आदमी हो। तो इसको कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कॉमर्शियल फंक्शन को वो देखते थे, ठीक है, कॉमर्शियल फंक्शन को वो यहाँ देखते थे। याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान, मतलब 1784 के दौरान कॉमर्शियल एक्शन कौन देखता था, कोड ऑफ डायरेक्टर देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, कौन देखता था, इस टाइप का क्वेश्चन एक बात करें तो पॉलिटिकल से यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो आपका पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कि बात करें तो कौन गवर्नर बनेगा, कौन आपका एमएलए, जो भी कानून जो बनाएगा वो कौन बनेगा, ठीक है। तो वो सब आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। यहाँ पे है कि जो पावर थी गवर्नर जनरल की, जो काउंसिल के 3 मिनिस्टर है, वो तीनों सदस्य के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को ताकत जो थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे थे ब्रिटिश, कि अब कंपनी को धीरे धीरे समाप्त करके सोच रहे थे कि भारत में अब एक बात करें तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिंपल चलाएं, जिसको पूरा का पूरा पावर उसके पास हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के पास जो इंडियन अफेयर है वो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया आपका ब्रिटिश, जो कि मैंने अभी बोला कि इंडियन का जितना भी कंट्रोल है अब, क्योंकि देखो अभी भी क्या हुआ कि अभी पूरी तरह से इंडिया जो था ब्रिटिशर के कब्जे में नहीं आई थी, और अभी मराठा, अभी निजाम जो थे, मैसूर, टीपू सुल्तान। एक बात बता दें कि जो ब्रिटिशर थे ना दोस्तों, वो बहुत एक नंबर के बेईमान थे। वो क्या करते थे कि वो युद्ध करते थे, हारते थे, फिर संधि करते थे, अब फिर युद्ध करते थे। इसी तरह दोस्तों कि एंग्लो मराठा वार 3 टाइम लड़ा गया, फिर एंग्लो मैसूर वार 4 टाइम लड़ा गया, फिर एंग्लो सिख वार लड़ा गया। अब इसी तरह कर करके, एक बार नहीं 2 बार नहीं, इसी तरह कर करके क्या होता था, जो ट्रीटी थी जो इंडियन रूलर्स के पास वो कम होते गई, और वो धीरे धीरे इसी तरह से कब्जाते गए, ठीक है।
और बहुत सारे बात करें तो रूल ले आए, जिसके कारण मतलब बात करें बहुत बेकार टाइप का रूल लाए थे, जिससे ये हड़पा जा सके, इंडिया को अपने कब्जे में किया जा सके, इस टाइप के ये रूल ले आए थे। ठीक है। अब बात करें कि जो कंपनीज थी, कंपनीज की जो ट्रीटीज थी, उसको मतलब भारत में कंपनियों को भारत के ब्रिटेन अधिपत्य कहा जाता था। ठीक है, याद रखनिए, यानी द ब्रिटिश पोसेसन इन इंडिया, ये कहा जाता था। ठीक है, भारत में। और इसी दौरान पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान गवर्नर्स काउंसिल जो था इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास और बॉम्बे। तो इस बात को भी दोस्तों थोड़ा एक याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी एक बार बात करें तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। अब 1813 में ये कहता है कि जो कंपनी की मोनोपोली जो थी वो ट्रेड करने की, वो पूरी तरह से समाप्त मतलब कहे तो कर दी गई थी। और जो ट्रेड था इंडिया के लिए बाकी दूसरे ब्रिटिश कंपनी के लिए, उसके लिए ओपन कर दी गई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन अब क्या था कि उसके पग पढ़ लिखल आए थे तो वो अब कंट्रोल किया कर रहा था। तो ब्रिटिशर को लगा कि अरे ये अगर इंडिया को धीरे धीरे अगर कंट्रोल कर लेगा तो ये तो एक बात करें तो एक राज ये भी टेरिटरी बन जाएगा, फिर हमारे लिए ये खतरा हो जाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक्ट लाए थे। और मोनोपोली इसलिए ख़त्म की गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही केवल प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बिकेगा, और बाकी कंपनी का भी वो लोग भी व्यापार करने इंडिया में आएंगे, और वो भी वहाँ पे अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते थे। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो कि इस एक्ट की वजह से मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। मैंने अभी जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बताया पिट्स इंडिया एक्ट में कि ब्रिटिशर क्या कर रहे थे कि वो सोचते थे कि धीरे धीरे करके कंपनी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। और एक समझ लीजिए कि अभी भी समझ लीजिए ऐसा हो गया था स्थिति इस एक्ट से कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समझ लीजिए ढह गई थी, बस एक हथौड़ा मारने की ज़रूरत थी और पूरी तरह से कंपनी बर्बाद, कुछ इस तरह का था। ठीक है, इस एक्ट आने के बाद। तो वही मतलब बात करें कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सोच रहे थे कि वो एक इंडिया में बनाए और उन्हीं का एक आदमी हो, ठीक है, जो जिसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर हो, वही कानून बनाए। तो उसी की वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनेगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के दौरान यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पे रहेगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एक बात और देखो, 20-20 साल पे ये जो कानून है, एक्ट है, वो चेंज हो रहा है। केवल पिट्स इंडिया एक्ट को छोड़ के बाकी 20-20 साल पे आप देखोगे ये चेंज हो रहा है। जैसे कि 1833, 1813 के बाद फिर 1853, इसी तरह से 20-20 साल पे आपका चेंज होते रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखते हुए कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल है। ठीक है। तो ये एक्ट की वजह से ब्रिटिश ने पहला बार फाइनल स्टेप लिया कि ब्रिटिश इंडिया चाहता था कि इंडिया को एक केंद्रीयकरण की दिशा में भारत को दिया जाए, मतलब सेंट्रलाइज किया जाए। ठीक है, ताकि कंट्रोल किया जा सके। अब ओब्वियसली, ठीक है, मैं अभी जैसा बोल रहा हूँ। अब इसी एक्ट के दौरान दोस्तों बात करें कि पहली बार यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ओपन सिस्टम किया गया। ये बात याद रखना, सिविल सर्वेंट के लिए ओपन सिस्टम किया गया यहाँ पे। लेकिन इस एक्ट में बात करें तो यहाँ इंडियन अभी शामिल नहीं थे, मतलब इंडियन जो थे एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। द एक्ट इंडिया द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी एंड इट्स बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब मैं जैसा कि बोला कि कमर्शियल बॉडी यानी बात करें जो ट्रेडिंग करने की जो क्षमता थी वो पूरी तरह से अब समाप्त हो गई थी। तो अब ये पूरी तरह से क्या बदल गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है। अब ये था दोस्तों कि अभी मैं जैसा बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लो पूरी तरह से टूट गई है, बस एक हथौड़ा मारना है और नेक्स्ट एक्ट आएगा तो समझ लीजिए पूरी तरह से वो समाप्त कर देगा, कंपनी को ही समाप्त कर देगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास था नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है जो कानून बनाने की जो शक्ति है, वो गवर्नर जनरल के पास सेपरेट कर दी गई। ठीक है, अलग हो गया। अब क्या हुआ कि 6 मेंबर जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के में थे, 4 आउट ऑफ 6 यानी 6 में से
अपॉइंटमेंट होते थे किसके द्वारा? तो प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो थे मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, आगरा के द्वारा ये अपॉइंटमेंट होते थे। ठीक है। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव द बेसिस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल, इंडियन सिविल ओपन फॉर ऑल। याद रखना कि इस एक्ट में देखो चार्टर एक्ट ऑफ बात करें कि चार्टर एक्ट ऑफ 33 में तो आपका इंट्रोड्यूसिंग किया गया सिस्टम कंपटीशन का, सिविल सर्वेंट का, लेकिन इंडियन के लिए नहीं था। लेकिन अब इस एक्ट में क्या हुआ कि अब इंडियन भी इसमें शामिल हो सकते थे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला लाइन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला लाइन है। तो दोस्तों इसके बाद अब क्या होता है कि अब आता है आपका क्राउन रूल, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों क्राउन रूल जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1858 से हमारा 1947 तक का जर्नी रहेगा। ठीक है, उसमें जानेंगे कि उसके दौरान ब्रिटिश क्या क्या करते थे। ठीक है, और क्या क्या किए अपने काल के दौरान, जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है। उन सभी ऑब्जेक्टिव को भी लिखेंगे कि जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से मैं बताया कि इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ, अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़ो, और हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, मैं चाहता तो इस क्राउन रूल बता देता, लेकिन अभी वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कमेंट करके हमें बताएं डाउट कि क्या क्या डाउट है या आप किस पे वीडियो चाहते हो। अगर आप देखो अभी भी 80% लोग हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप में हमारा नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है, उसमें जाओ, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस